हेलो एवरीवन। आज के इसी लेक्चर में पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक पेपर के अंतर्गत कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यानी कि डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन में मार्क्स ने द्वंद्ववाद का विचार हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति से ग्रहण किया और भौतिकवाद का दृष्टिकोण फेयरबाख से। इन दोनों के सम्मिश्रण ने द्वंद्ववाद के सिद्धांत को एकदम नई और मौलिक दिशा प्रदान की। जर्मनी के आदर्शवादी हीगल ने द्वंद्वात्मक सूत्र का आविष्कार किया और बताया कि दो विरोधी वस्तुओं के बीच संघर्ष होता है तो उनमें से कोई तीसरी वस्तु निकलती है जो दोनों का संश्लेषण होती है। इसी को उसने वाद इंटू प्रतिवाद बराबर संवाद का सूत्र कहा है। किंतु वो ईसाई धर्मगुरु है जो कि भगवान को मानता है और इसलिए कहता है कि वस्तु में परिवर्तन करने वाली शक्ति आत्मा है जो उनके भीतर छुपी रहती है और अंत में परमात्मा में विलीन हो जाती है। मार्क्स हीगल के द्वंद्वात्मकवाद के सूत्र को ग्रहण कर लेता है, लेकिन वो भौतिकवादी है और इसलिए कहता है कि पदार्थ का मूल अनाशवान है और स्वयं क्रियाशील है। इसी को मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं। मार्क्स कहते हैं कि मैंने देखा कि हीगल सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे सीधा खड़ा कर दिया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में दो शब्द हैं। इसमें प्रथम शब्द द्वंद्वात्मक उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है और दूसरा शब्द भौतिकवाद सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है। मार्क्स का द्वंद्ववाद हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है, परंतु हीगल के द्वंद्ववाद को मार्क्स ने बिल्कुल उल्टा कर दिया। स्वयं मार्क्स ने कहा कि मैंने द्वंद्वात्मक पद्धति हीगलवादी पद्धति से न केवल भिन्न है बल्कि ठीक उसकी उल्टी है। हीगल ये मानकर चलता है कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष न होकर एक टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है जिसके तीन अंग हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। मार्क्स के द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार हीगल का यही द्वंद्ववादी दर्शन है। मार्क्स के अनुसार वाद समाज की एक साधारण स्थिति है जिसमें कोई अंतर्विरोध नहीं पाया जाता। थोड़े समय बाद वाद से असंतुष्ट होकर उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप प्रतिवाद उत्पन्न हो जाता है। यह निषेधात्मक स्थिति वाद की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील मानी जाती है। वाद और प्रतिवाद में अंतर्विरोध के फलस्वरूप एक समझौता हो जाता है जिससे एक नए विचार की उत्पत्ति होती है। इसे हीगल संवाद या संश्लेषण का नाम देता है। यही संश्लेषण आगे चलकर एक वाद हो जाता है जिसका फिर प्रतिवाद उत्पन्न होकर संश्लेषण के द्वारा फिर एक नया विचार उत्पन्न होता है। इस प्रकार से यह क्रम निरंतर चलता रहता है। मार्क्स तथा उसके अनुयायियों ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को गेहूं के पौधे के उदाहरण से समझाया है। जैसे कि गेहूं का दाना वाद है, भूमि में इसे बो देने पर यह गलकर या नष्ट होकर अंकुरित हो जाता है और पौधे का रूप ग्रहण कर लेता है। यह पौधा विकास का दूसरा चरण प्रतिवाद है। तीसरा चरण पौधे में बाली का आना, इसके पकने पर गेहूं के दाने का बनना तथा पौधे का सूखकर नष्ट होना है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल से ग्रहण की है, परंतु मार्क्सवादी द्वंद्ववाद हीगल के द्वंद्ववाद से बहुत अधिक भिन्न है। हीगल और मार्क्स के द्वंद्ववाद में प्रमुख अंतर यह है कि हीगल एक आदर्शवादी था। उसके द्वंद्ववाद का आधार विचार या आध्यात्मिकता था, परंतु मार्क्स के अनुसार विचार नहीं भौतिक पदार्थ ही इस जगत का आधार है। परंतु मार्क्स ने हीगल के विश्वात्मा के विचार को काल्पनिक कहकर छोड़ दिया और उसके स्थान पर विशुद्ध भौतिक तत्व की महत्ता स्वीकार की। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रकृतिवादी है तथा उसकी प्रकृति भौतिक है, आत्मिक नहीं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मूल धारणा है कि विश्व का आधार भौतिक तत्व या पदार्थ है
वह अपने आंतरिक स्वभाव द्वारा स्वयं विकसित होता है तथा समय समय पर नाना प्रकार के रूप धारण करता है। यह विकास भौतिक पदार्थ में निहित आंतरिक विरोध के कारण संचालित होता है और इसमें, जैसा कि हीगल ने कहा है, वाद, प्रतिवाद और संवाद की त्रयी को लेकर आगे चलता है तथा भौतिक विकास का पथ प्रशस्त करता जाता है। मार्क्स ने इसे मानव इतिहास का अटल तथा परिवर्तनशील नियम कहा है। मार्क्स के अनुसार विश्व एक भौतिक जगत है। इसमें घटनाएं तथा वस्तुएं एक दूसरे से संबद्ध है। चूंकि भौतिक जगत में परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं, अतः सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों का कारण कोई देवी सत्ता या ईश्वरीय नियम नहीं है, बल्कि भौतिक परिस्थितियों का होना है। इन भौतिक परिस्थितियों से मार्क्स का अभिप्राय आर्थिक संबंधों से है। मार्क्स के अनुसार पदार्थ तथा भौतिक जगत द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से अपनी पूर्णता की यात्रा पर अग्रसर है और उसके विभिन्न रूप उसके इस यात्रा के विभिन्न पड़ाव हैं। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की विशेषताओं पर विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हम चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला बिंदु है आंगिक एकता, यानी कि द्वंद्ववाद के अनुसार विश्व एक भौतिक जगत है जिसमें वस्तुएं तथा घटनाएं एक दूसरे से पूर्णतः संबद्ध हैं। प्रकृति के सभी पदार्थों में परस्पर निर्भरता तथा आंगिक एकता पाई जाती है। प्रकृति एक संपूर्णता है। इसके हर पहलू दूसरे पर निर्भर है तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगला बिंदु है गतिशीलता, यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाला प्रत्येक पदार्थ गतिशील है। लगातार गतिशीलता से उसमें परिवर्तन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप कुछ चीजें पैदा तथा विकसित होती रहती है। अतः यह भौतिकवादी विश्व निरंतर परिवर्तनशील है, विकासशील है। अगला बिंदु है परिवर्तनशीलता, यानी कि आर्थिक शक्तियां सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियां हैं। चूंकि भौतिक जगत निरंतर परिवर्तनशील है, अतः सामाजिक जीवन भी उसी के अनुरूप परिवर्तनशील है। यह प्रक्रिया द्वंद्ववाद के माध्यम से चलती रहती है। अगला बिंदु है परिमाणात्मक गुणात्मक परिवर्तन, यानी कि प्रकृति में परिवर्तन एवं विकास साधारण रीति से केवल परिमाणात्मक ही नहीं होते, बल्कि गुणात्मक भी होते हैं। गुणात्मक परिवर्तन एक साथ ही क्रांतिकारी रीति से होते हैं, जब पुरानी चीज नष्ट होकर नई चीज में बदल जाती है। पुरानी चीज में परिमाणात्मक परिवर्तन एक विशेष बिंदु पर आकर गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि पानी गर्म हो रहा है, एक विशेष बिंदु पर आकर वह भाप बन जाएगा तथा उसमें गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा। अगला बिंदु है क्रांतिकारी प्रक्रिया, यानी कि गुणात्मक परिवर्तन के आने को क्रांतिकारी प्रक्रिया माना जाता है। वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे ना होकर शीघ्रता के साथ तथा अचानक होते हैं। अगला बिंदु है नकारात्मक सकारात्मक संघर्ष, यानी कि प्रकृति की हर चीज में अंतर्विरोध होता है तथा नकारात्मक एवं सकारात्मक पहलू होते हैं, जिनका आपसी संघर्ष विकास की प्रक्रिया है। विकास का आधार संघर्ष है, सामंजस्य या मेल मिलाप नहीं। केवल संघर्ष के माध्यम से ही विरोधी पक्षों में आपसी टकराव से ही विकास होता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के मार्क्स के सिद्धांत की विभिन्न तर्कों के आधार पर आलोचना भी की गई है। जैसे कि कहा गया है कि मार्क्स ने पदार्थ तथा इंद्रियों से प्राप्त होने वाले ज्ञान को ही प्रामाणिक माना है और आत्मतत्व की घोर उपेक्षा की है, किंतु इंद्रियों से न दिखाई देने पर भी हमें अपनी आत्मा की अनुभूति इतनी प्रबलता से होती है कि इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना का दूसरा तर्क ये कहा जाता है कि भौतिकवाद की धारणा अस्पष्ट है, यानी कि मार्क्स ने अपने ग्रंथों में भौतिकवाद की सुस्पष्ट व्याख्या नहीं की है। उसने यह सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया है कि पदार्थ किस प्रकार से गति करते हैं। वस्तुतः मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद
अत्यंत ही रहस्यमय दिखाई देता है। आलोचकों ने यह भी कहा है कि मार्क्स का दर्शन अत्यंत भौतिकवादी है। उसका विचार है कि मानवीय चेतना भौतिक तत्वों के अधीन होती है। मानव जीवन में भौतिक संतुष्टि की आधारशिला मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। आलोचकों के अनुसार केवल भौतिकवादी दर्शन के आधार पर एक आदर्शवादी दर्शन की सृष्टि नहीं की जा सकती। वस्तुतः मनुष्य में जो कुछ चेतना है उसी का महत्व उसके क्रियाकलापों में अधिक है। इसी प्रकार से आलोचकों ने यह भी कहा है कि मार्क्स चेतन तत्वों का स्रोत भी जड़ पदार्थ से मानता है, जबकि संसार में सर्वतः चेतन व्यक्ति द्वारा जड़ शक्ति के संचालन के उदाहरण देखे जाते हैं। इसी प्रकार से आलोचकों ने यह भी कहा है कि मार्क्स का यह विचार तर्कसंगत नहीं है कि सृष्टि में संपूर्ण विकास द्वंद्वात्मक पद्धति से ही होता है। लेकिन मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को महत्व को भी देखा जा सकता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर मार्क्स उस नए समाज की स्थापना का तर्कपूर्ण औचित्य सिद्ध करना चाहता था जिसके भविष्य में निर्माण की वह कल्पना करता था। गतिशीलता के आधार पर पूंजीवाद के नष्ट होने पर समाजवादी मार्ग की वह पुष्टि करता है। गुणात्मक परिवर्तन के आधार पर वह बतलाता है कि शोषण जब तक विशेष मंजिल तक पहुंचेगा, श्रमिक वर्ग की संख्या और शक्ति तो बढ़ेगी। श्रमिक वर्ग क्रांति करेगा, न कि धीरे धीरे पूंजीवाद का अंत करेगा। इस प्रकार वह सुधारवाद के स्थान पर क्रांति की अनिवार्यता सिद्ध करता है। उसका इस सिद्धांत के आधार पर यह भी कहना है कि प्रत्येक पदार्थ में जिस तरह से अंतर्निहित विरोध होते हैं, ऐसे ही समाज में भी होते हैं। इन विरोधी शक्तियों के मध्य वर्ग संघर्ष चलता रहता है। इस तरह पूंजीवाद में ही अपने विनाश के बीच विद्यमान रहते हैं। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मार्क्स के ही दूसरे सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।